हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो हमारे टॉप 150 टॉपिक्स की होने वाली है। पेपर 1 एंड कॉमर्स के वो 150 टॉपिक मैं आपको आज देने आई हूँ जिनसे आप अपना जेआरएफ बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। किस तरीके से पीवाईक्यूज़ को कवर करना है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बट अब जो हमारा सिलेबस कवरेज रहेगा वो किन 150 टॉपिक्स का रहना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक में कितना डिटेल में आपको पढ़ना है वो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए है ये चैनल। एंड अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से किन टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। जो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है इसको बहुत ध्यान से देखना एंड इसके अकॉर्डिंग काम करना। आप डेफिनेटली अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। और जो कंटेंट आपको मिलेगा वो भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको कंप्लीट कॉन्टेंट जो है वो मिल जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एंड बढ़िया तरीके से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस भी आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं 5 बजे से, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यूज के थ्रू यूनिट्स को कवर करवाने वाली हूँ। 30 क्लासेस का एक कोर्स जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है और अगर आप देखना चाहते हैं मैं कैसा पढ़ाती हूँ तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप मेरे से पढ़ सकते हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ जो है, एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग दिसंबर 2026 की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको कवर करना है पेपर 1 का एंड पेपर 2 का, एंड किस तरीके से आपके लिए जो है हर चीज़ रिक्वायर्ड रहती है वो प्रोवाइड की जाती है, वो एटम बैच में मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा पेड बैच है जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर रन करता है। पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको स्मार्ट स्टडी प्लान मिलेगा जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज डिटेल में सारी डिस्कशंस आपके साथ की जाती हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चलने वाले हैं। टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिलती हैं। हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाते हैं। पीवाईक्यूज विद ट्रेंड एनालिसिस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज करवाया जाता है। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जामिनेशन से पहले ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, टाइम मैनेजमेंट सीख सको एंड आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कहाँ तक आपने जो है क्लासेस को कवर कर लिया है, कितनी प्रोग्रेस आपको देखने को मिली है, ये हर चीज़ का भी ट्रैकर जो है वो रखा जाता है। तो आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 14 सब्जेक्ट्स में जेआरएफ अड्डा आपको जो है ऑफरिंग करता है पेपर 1 पेपर 2 की। ये सभी टीचर्स जो हैं अपने पेपर 2 को प्रोवाइड करते हैं। हिस्ट्री, फिलोसफी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, है ना। साथ ही साथ आपके लिए होम साइंस, लॉ, एजुकेशन एंड ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप सभी ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 1 बाय 1 पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड साथ ही साथ पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके ये टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है जिसमें हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। देन इसके बाद जो है हम ये भी बात करते हैं कि किस तरीके से पैडागोजी रहती है टीचर की, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 6 स्टेप्स जो हैं आपके पूछे जाते हैं। ह्यूमन मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग टूल्स जो हैं वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। असेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट आपके लिए रहता है, एब्सेप्टिव है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। इसके और भी ज़्यादा लेवल्स जो हैं वो बनाए गए हैं और इन डेप्थ आप जाओगे तो पूरा टॉपिक करोगे तो ये पूरे टाइप्स ऑफ असेसमेंट का टॉपिक आपका रहता है। एंड साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो कि है लर्निंग थ्योरीज एंड लर्निंग मॉडल्स। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ चीज़ बताई गई है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है, किस तरीके से लर्निंग शुरू होती है जब बर्थ होता है एक बच्चे का, वहाँ से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक हम लर्न करते रहते हैं। तो वो सारी थ्योरीज जो हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको करवाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो ये सारी थ्योरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारा जो लेंदी पोर्शन सबसे ज़्यादा बनता है वो थ्योरीज का ही बनता है, बट ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको कवर करवाया जाता है। कंप्लीट पेपर 1 की टीम आपको पढ़ाती है तो आप बढ़िया तरीके से जेआरएफ अड्डा पे से भी पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 अच्छे से पढ़ सकते हो। तो रिसर्च एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड सेकंड यूनिट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, जहाँ पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत जो है पूछा जाता है। एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चन होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। फिर रेफरेंसिंग एंड रिसर्च एथिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको पढ़नी होती हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। देन सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये आपका JRF क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सैम्पलिंग टेक्निक, किस तरीके से आप सैम्पलिंग करते हो, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, इसकी प्रोसेस। एंड हाइपोथेसिस, इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग आप कैसे अप्लाई करते हैं, कब क्या कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है। एंड देन लास्ट में आता है हमारा स्केल NOIR, एंड साथ ही साथ हमारे और भी जो डिफरेंट स्केल्स हैं, 5 मॉडल स्केल है, 7 फैक्टर स्केल है, बहुत सारे और स्केल्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके, वो आपको करने हैं। एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का क्वेश्चन जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस तरीके से यहाँ पे जो है चीज़ें रहती हैं, राइट। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आती है यूनिट नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स, बैरियर्स एंड मास मीडिया, ये 4 कोर टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो आपके नए प्राचीन काल से अब तक किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अभी जो है मूवीज़ वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर बार आएंगे, तो वो जो है सिर्फ PYQs जो आपसे पूछे जा रहे हैं ना मूवीज़ से रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं, कमीशन एंड कमेटीज़ आपसे पूछी जाती हैं, NEP 2020, 1968, 1986 एंड प्लान ऑफ एक्शन, ये भी आपको कवर करना है। NEP 2020 को डिटेल में पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आ रही हैं, किस तरीके से टीचिंग को इफेक्टिव, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है। कमीशंस के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमारे AICTE है, UGC है, NAC है, ये सारी आपको जो ध्यान में रखनी है। एंड एक और टॉपिक आपका मैं ऐड करना चाहूँगी, जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, NIRF रैंकिंग है ना, और भी डिफरेंट रैंकिंग्स दी जाती हैं। ये रैंकिंग वाला पोर्शन भी काफ़ी आता है, कौन सी बॉडी किसको कैसे किस तरीके से रैंकिंग करती है, किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है एकेडमिया में, रिसर्च में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पे बन जाता है। देन नेक्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिक्स आपके यहाँ से कवर होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हायरार्की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट की टर्म्स हैं, किस तरीके से इंटरनेट यूज़ हो रहा है, क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। वेब जनरेशन आ रहा है, पहले लैंग्वेज की जनरेशन और कंप्यूटर्स की जनरेशन पूछी जाती थी, अब वेब जनरेशन के काफ़ी सवाल आते हैं, तो ये बेसिक्स में आ जाता है लैंग्वेजेस। एंड जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही है, हमारे पास जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर इसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग हमारी जो यूनिट है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स, देन हमारे पास जो है हमारा मूड्स एंड फिगर वाला टॉपिक आता है, ठीक है, प्रीमाइसेस है, ठीक है, मूड्स फिगर्स में किस तरीके से PPC स्ट्रक्चर फॉलो होता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इमीडिएट इन्फरेंस है, फैलेसी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। इंडियन लॉजिक के भी खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एंड इसमें हेत्वाभास जो है वो भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। पहले जो है थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस बनते थे, बट अब मिक्स करके मूड एंड फिगर्स को SPM के साथ जोड़ा जाता है, एंड मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा आपको इन डेप्थ कवरेज करना पड़ता है। एंड जो हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इसको इमीडिएट इन्फ्रेंस के साथ जो है जोड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये हो जाता है। सिलॉजिज्म से कम क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, पहले ज़्यादा मिला करते थे, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को यहाँ पर हटाया है। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे कोर टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एरिया एंड पेरीमीटर, ये पिछले 2-3 साल से ज़्यादा आने लगे हैं, तो ये भी आपके काफ़ी पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है समझना, और ये सिंप्लीफिकेशन आपको DI में भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है और जो डेटा आपके पास होता है उसको सिंप्लीफाई करके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज, परसेंटेज रेशियो, ये अरिथमेटिक टेक्निक्स जो हैं ये आपकी नंबर सिस्टम मैथमेटिकल रीजनिंग में भी बहुत काम आएगी, एंड DI का भी ये बेस है। एंड साथ ही साथ फ्रैक्शंस जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है DI के लिए, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें बहुत आसानी से हमारे लिए सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। तो MR और DI जो है एक ही, इसको अगर आप मान के चलोगे तो कंबाइनली आप जो है 10 टॉपिक कवर कर लोगे, तो बहुत अच्छे से आपकी दोनों यूनिट यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर बात आती है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो SDGs एंड MDGs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिसेंट टाइम में हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके बेसिस पे क्या डिसीजन लिए गए हैं, वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट। तो बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं, कमेटीज़ बनती हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, वो कितना काम कर चुके हैं, क्या कमी है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी, है ना। और जैसे अभी डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो जो डिज़ास्टर हुए हैं रिसेंटली वो सारे पढ़ने होते हैं, है ना। और किस तरीके से कौन सा डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें, और उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं वो आपने ध्यान से देखने होते हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपको जो है रीडिंग प्रैक्टिस डेवलप करनी होगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हिस्टोरिकल इन्वेंशंस वगैरह होती हैं, और जो पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हो गई हैं उनसे रिलेटेड भी आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा आपका DI के साथ। तो ये आपकी जो है 10 यूनिट है पेपर 1 की, जिनमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से अपने पेपर 1 में सही कर लेंगे। क्योंकि इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स में से कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको हर साल प्रीवियस ईयर में 2-3 नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बच्चे उसी में उलझ जाते हैं, उन्हीं के टॉपिक्स में उलझ जाते हैं। बट अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, जो हमेशा से ही आपसे पूछा गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना DI RC के क्वेश्चन सही होंगे और डेफिनेटली वो आपको एक एज देंगे, राइट। 10 में से 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो 2 यूनिट आप 100% सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास जो है ज़्यादा स्कोप है अच्छा स्कोर करने का। फिर इसके बाद पेपर 2 पे चलते हैं। कॉमर्स पेपर 2 है, तो बिल्कुल कॉमर्स की यूनिट्स को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारी यूनिट 1 आती है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले थ्योरीज जो है इंटरनेशनल बिजनेस की, इंटरनेशनल ट्रेड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न और क्लासिकल दोनों। मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरीके के मोड्स हैं, किस मोड को कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या मीनिंग है सबका। बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती है, ऑटोनोमस, है ना, अकोमोडेटिंग, हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लासिफिकेशन जो की गई है करंट और नॉन करंट की, वो भी आप, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो भी आपने ध्यान में रखना है। देन ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो जो DIM GC मॉडल है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद DIMGT नॉट GC, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांजैक्शनल की हम बात करते हैं। एंड किस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। FDI का यहाँ पे रोल आ जाता है। टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरीके से चल रही है, क्या टारगेट हमने सेट किए हैं। FDI, FPI, FDI की थ्योरीज, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स तो करना ही है एनवायरनमेंट का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन CSR के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, जिसमें ट्रिप्स एंड ट्रिम्स को भी आपने इंक्लूड करना है। जनरल असेंबली, म्यूनिसिपल, जहाँ पे हम बात करते हैं जनरल काउंसिल की, वो आपने ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की हम बात करते हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। क्या क्या इनके मेन मोटिव्स हैं, क्यों बनाए गए थे, क्या क्या इनके मेन प्रोविजंस हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से काम किया जाता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है, किस तरीके से वर्ल्ड बैंक बना है, 5 आर्म्स हैं इसकी, वो क्या काम करती हैं, क्या मेन पर्पज़ है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किस तरीके का लोन प्रोवाइड किया जाता है, ये सब आपने करना है। देन इसके बाद जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं, एशियन है, सार्क है, USMCA है, ठीक है, जिसको नाफ्टा बोला जाता था पहले। तो ये सब चीज़ें हमने जो है कवर करनी है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जो लेवल्स हैं, ये आपको 6 के 6 लेवल्स ध्यान से समझने हैं। किस लेवल का कौन सा एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम्पल से आ जाता है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्वर कंट्री हैं, कितने मेंबर नेशंस हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कहाँ हेडक्वार्टर है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, मेन सेक्रेटरीट कहाँ है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, कैसे बना था, है ना, क्यों बनाया गया था कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहीं से क्वेश्चन आपके मेनली बनते हैं। फिर यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS वाला टॉपिक आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली अपने पेपर में देखते हो। फिर इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन वाला टॉपिक हमारे पास आता है। फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर जो है ये हमसे जो है पूछा जाता है, मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और थ्योरी भी कभी कभी आ जाता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट से बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम वेरिएंस एनालिसिस जो है वो भी करते हुए चलते हैं एंड हम अलग तरीके से पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं और हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो कॉस्ट में हमारा मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस आता है। सेल्स वेरिएंस पे हम काम करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा जाता है, जिसमें PV रेशियो वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेक्निक्स हैं किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी आता है। जस्ट इन टाइम, काइजन, ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, VED वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, रीऑर्डर लेवल से हमारे मिनिमम मैक्सिमम, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो ओवर द टाइम बनी है, ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी, लीफो फीफो मेथड्स भी, वो यहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं। देन लिक्विडेशन का टॉपिक है, इसके प्रोसेस क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। होल्डिंग एंड सब्सिडरी इंपॉर्टेंट, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक हमारे पास आता है। रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स की रेशियोज हम पढ़ते हैं, 4 तरीके से हम पढ़ते हैं। लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उनके डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो सारे पढ़ने होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसके बाद आता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, जो ऑडिटर है वो किस तरीके के ओपिनियन देता है, इनके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग भी याद रखने हैं 2-4। साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंटल ऑडिट है, कैश ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। क्या इनका मीनिंग है, क्यों किया जाता है, बस ये ध्यान में रखना है। बट जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आप ऑडिट कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को कब अपॉइंट किया जाता है, किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एंड वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, ये जो है ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हर बार। मेनली अगर मैं बात करूँ 90% क्वेश्चन जो है हमारा वाउचिंग का हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद हमारी आती है यूनिट नंबर 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर यूटिलिटी एनालिसिस में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, अजम्पशंस और इक्विलिब्रियम, MRS के बारे में पढ़ना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीनों लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मेथड्स इनके क्या फॉर्मूलाज हैं वो सभी। देन इसके बाद AR-MR का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है। वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन AC कर्व एंड MC कर्व, AC, MC, AR-MR, इनके रिलेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आपको पता होगी किस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन पूछा जाता है अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, किस तरीके से लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाया जाता है। मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इनके फीचर्स, ओलिगोपोली इनके मॉडल्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स एंड थ्योरीज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। ये 3 टॉपिक्स जो हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए ये रहते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से कवर करना है। ये जो टॉपिक मैंने मेंशन किए इनको अच्छे से डिटेल में बेसिक्स टू एडवांस आपने हर चीज़ पढ़ते हुए चलना है। फिर आती है यूनिट नंबर 4 की बारी, जो कि है बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा लोगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, है ना, किस तरीके से पैसा लेना है, इंटरनेशनल, नेशनल सोर्सेज होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होंगे। लीजिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लीजिंग इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे पास जो अलग अलग तरीके से हम सेल्स एंड लीजिंग की बात करते हैं, हम जो है सेल्स एंड लीज बैक की बात करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ आपने इसको पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज और लीवरेज टॉपिक को पढ़ना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा, 2 भी आ सकते हैं। कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। डिविडेंड डिसीजंस, इनकी थ्योरीज, पॉलिसीज, डिविडेंड कब देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, रेलिवेंट और इरेलीवेंट थ्योरीज आपने पढ़नी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या इनकी थ्योरीज हैं, किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग साइकिल काम करता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ADR, GDR, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमारे हो जाते हैं।
यूरो करेंसी वगैरह, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है उसको हमने स्टडी करना है, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से पैसा जो है वो लिया जाएगा। एंड जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपके पास रिस्क भी आते हैं। तो 3 तरीके से हमारे रिस्क हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक रिस्क रहता है जिसको ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं, अकाउंटिंग रिस्क है, अकाउंटिंग रिस्क हमारा जो है ट्रांसलेशन रिस्क रहता है, एंड हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क रहता है जब आप सेल परचेज कर रहे हैं और पैसा आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। तो जो फॉरेक्स में चेंज आते हैं उसकी वजह से क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, तो ये हमारे पेपर 1 में भी रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जो यूनिट आती है, तो रिसर्च का पोर्शन मोर और लेस सेम रहता है, बट येस सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी में जो हमारा यहाँ पे बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये काफ़ी पूछा जाता है। नॉर्मली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारा एक्सपोनेंशियल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, बट ये 3 मेन है। इनके कॉन्स्टेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनके जो बेसिक फीचर्स हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से हमारे जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इनकी प्रोसेस, सैम्पलिंग, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, किस तरीके से सैंपल में डिवाइड करना होता है पॉपुलेशन को, यहाँ से काफ़ी सवाल हमारे रिसर्च में बनते हैं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 6 आती है BMHRM, तो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फंक्शंस, इनकी थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देन HRM में हम बात करें तो मोटिवेशनल लीडरशिप थ्योरीज हैं, बेसिक्स ऑफ HRM। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इनका बेसिक मीनिंग, इनका डेफिनेशन, इनका यूज़, इनकी प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर्स को। परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी टेक्निक्स, इनके मेथड्स, इनके बाइसेस। पर्सनैलिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। देन कंपनसेशन मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इनकी थ्योरीज किस लेवल तक हम जो है पार्टिसिपेट करवा सकते हैं वर्कर को। 5 लेवल होते हैं, धीरे धीरे कैसे कैसे वर्कर जो है वो डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने पढ़नी है। तो इसकी थ्योरीज हैं, इनके जो मेथड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। देन यूनिट नंबर 7 जो कि बहुत लर्न करने वाली यूनिट होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा RBI, इसके सब्सिडरी, इसके फंक्शन सबसे रिलेटेड होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हैं हमारे पास, इनकी एस्टेब्लिशमेंट, मेन पर्पज़, इनकी कमेटी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, बेसल नॉर्म्स 1, 2, 3, रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम Tier 1, Tier 2 कैपिटल की बात करते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स की बात करते हैं, किस तरीके के रिस्क अराइज होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो सब पढ़ते हैं। फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्योंकि हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी मार्केट्स भी आती हैं, तो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, क्यों, कौन सी मार्केट का क्या रोल है, कौन इसको कंट्रोल करता है, क्या इसका पर्पज़ है, क्या क्या इसमें आगे चीज़ें की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें, इनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन जो है आ जाता है ना, और पेंशन फंड से थोड़े बहुत अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं, बेसिकली PFRDA जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। बेसिक क्वेश्चन ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ फिनटेक से रिलेटेड भी चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने पढ़ना है, इनकी स्कीम्स पढ़नी है, क्यों किया गया था, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, ये सब पढ़ना है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 हमारा जो बना था वो आपने पढ़ना है अच्छे से। इंश्योरेंस के टाइप्स, क्यों किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो, जैसे मैंने बताया, बैंकिंग का डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास QR कोड, UPI आ गया है ना, रुपे कार्ड जो है वो इंडिया ने बनाया है, तो इंडिया ने क्या क्या अपलिफ्टमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट जो यूनिट है हमारी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स, 4 Ps + 3 Ps, एंड मार्केटिंग चैनल्स आपने समझना है, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, जो इकोनॉमिक्स में भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज थी वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। प्रमोशन के मेथड्स अलग अलग, किस तरीके से कौन सा मेथड यूज़ करना है, कब कौन सी चीज़ यूज़ होगी, कैसे आप प्रोवाइड करोगे अपना सामान, तो
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्लेस मिक्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है, कैसे एक कंज्यूमर चीज़ें खरीदता है तो कंज्यूमर बिहेवियर समझना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, कैसे लोग खरीदते हैं चीज़ें, कब से शुरुआत होती है चीज़ों की, नीड रिकॉग्निशन से लेके पोस्ट सेल सर्विस तक आपको जो है ध्यान रखना होता है। सर्विस मार्केटिंग जिसमें गैप्स मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूरल मार्केटिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड देन लास्टली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जहाँ पे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि किस तरीके से सामान का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, कैसे सामान जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है कस्टमर्स तक, कैसे फैक्ट्री में लाया जाता है, फिर उसको काम किया जाता है, उस पर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके पहुँचाया जा रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है हमारा जो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट मॉडल है ना, स्ट्रेटजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें BCG, एनसॉफ मैट्रिक्स, G9 मैट्रिक्स, पोर्टर के हमारे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 9th यूनिट हमारी जो है सेकंड लास्ट यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें 10 तरीके के आपके एक्ट्स हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछी गई है ना, वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। जैसे बेसिक एलिमेंट्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कंसिडरेशन है, हमारा जो फ्री कंसेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हमारा जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इनकी रेमेडीज़ हैं, इनके जो प्रोविजंस हैं वो सब आपने ध्यान में रखने हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सारे 5 के 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके सेक्शंस, मीनिंग, ड्यूटीज़ जो है बेलर बेली की, प्लेजर प्लेजी की, गारंटर जो है, श्योरिटी जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं आपस में, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एजेंसी कब कब जो है वैलिड एजेंसी मानी जाएगी, इन केस कि वो वैलिड नहीं भी है तब भी। 3 केसेस हम पढ़ते हैं कि जब नेसेसिटी हो जाती है तब हम लेके चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। देन इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा जो है, इसमें सेल एंड एग्रीमेंटों से लीन रेट, राइट्स एंड अनपेड सेलर के, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ गुड्स, है ना, कंडीशन एंड वारंटी, यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटी में हमारे पास जो है इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, है ना, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक प्रोविजन सेक्शन 4, 5, 6 है, 3, 4, 5 है, जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन एक्ट में, जैसे 3, 4, 5 पढ़ते हैं। नेगोशिएबल में 4, 5, 6 है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है। इन तीनों के लाइन वाइज सेक्शन आपको याद रखने हैं। कौन सी पार्टीज किस टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व होती है, कैसे एंडोर्समेंट किया जाता है, अगर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एंडोर्स किया था और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हमें देखने को मिला चेक बाउंस हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वहाँ पे पैसा ही नहीं मिल पाता है ऑन द टाइम ऑफ ड्यू डेट, तो क्या प्रोविजंस रहते हैं, है ना, पेनल्टीज़ क्या हैं हर एक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंपनीज एक्ट में काइंड ऑफ कंपनीज, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, पूरा प्रोसेस, सेक्शन 8 कंपनीज जो नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए होते हैं, डायरेक्टर्स का क्या रोल है, एंड हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट के बेसिक प्रोविजन जो चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें, RTI की बेसिक टर्म्स एंड प्रोविजन, पेनल्टीज, एंड किस तरीके से कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, कब कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है इन्फॉर्मेशन लेनी है अगर आपने, वो सारी चीज़ें बेसिक प्रोविजंस आपने ध्यान रखने हैं। IT एक्ट में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम, पेनल्टीज और डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। GST में बेसिक प्रोविजंस, कौन से एक्ट को ख़त्म किया, कौन से हमारे पास एक्ट है, अब यहाँ पे SGST है, CGST है ना, SGST के साथ फिर IGST लगता है, इंट्रास्टेट सप्लाई पे कब कौन सा टैक्स लगता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यस लास्टली हमारा जो LLP एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसका हाइब्रिड है, ये पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग जो है इसके डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, क्या इनकी जो है कंडीशंस हैं जो इनको फुलफिल करनी है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है ना, क्या प्रोसेस रहता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेशन, पेनल्टीज़, ये हर एक्ट की ज़रूरी है। कब एस्टेब्लिश हुआ था कोई एक्ट, कब बनाया गया था, कब काम करना शुरू किया था, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, बेसिक प्रोविजन क्या है, ये आपने ध्यान में रखने हैं हर एक एक्ट के। फिर इसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह ये हम पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंट्स ये पढ़ना है, सेक्शन 6 हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम पढ़ना है, सेक्शन 2(1) है ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन करता है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होगा। एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर्सन क्या होता है, कितने टाइप के पर्सन होते हैं, है ना, असेसमेंट ईयर कौन सा है, टोटल इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, कैसे कंप्यूट की जाती है हमारी टोटल इनकम, सेक्शंस क्या हैं इनके, किस तरीके से इनको जो है हम लोग जो है वो करते हैं ना, राउंड ऑफ करते हैं टैक्स को या टोटल इनकम को, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एग्जम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम ये मैंने बता दी, एग्रीकल्चर इनकम ऊपर भी लिख दिया, तो एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स की किस तरीके से जो है हमारा स्लैब रेट रहता है, कैसे कैसे जो है
इंडिविजुअल पे स्लैब रेट्स लगेंगे, 4-4 लाख की स्लैब रेट्स हैं एट प्रेजेंट, वो हमने देखना है। क्लबिंग ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, सेक्शन 90 से लेकर 92 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन, टैक्स मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा। क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है ना, कहाँ पे हम जो है एडवांटेजेस लेते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, कहाँ पे हम लूप होल्स का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम इलीगल तरीके से टैक्स बचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एडवांस टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आप करते हो, है ना। DTS और DCS, इसके फॉर्म्स, इनके सेक्शंस, कितनी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, कब कट होगा TDS, कब कट होगा TCS, ये सारी चीज़ें। एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी प्रोसेस क्या होती है, किनको फाइल करना है, क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं जिससे आप अपने फाइलिंग करने से बच सकते हो, या फिर अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप कैसे बच सकते हैं अपने फाइलिंग करने से या TDS बचाने से, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में बहुत एडवांस टॉपिक्स भी हैं, बट उनमें उतना ज़्यादा उलझना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में ये 5 हेड्स ऑफ इनकम भी हमारा आता है। तो जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनको कितना इन डेप्थ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने हमारे मेजर सेक्शंस हैं ना, तो मेजर सेक्शंस आपको याद रख लेने हैं। एंड जहाँ पे भी हमारे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जम्पशंस वगैरह हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है, राइट। ये चीज़ें आपसे पेपर में ज़्यादा तौर पे पूछी जाती हैं, ना कि आपसे पूरे प्रोविज़न आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट बेसिक प्रोविज़न, एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। सैलरी हेड है जैसे, तो सेक्शन 15, 16, 17 है, उसको आपने ध्यान में रखना है। 15 में क्या है, 16 में डिडक्शंस हैं, 17 में क्या है, पर्क्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। कौन से पर्क्स इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंट चेंजेस आते हैं, जैसे ओवर द टाइम हर साल हमारा जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेशंस आती हैं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट चेंज होता है। अभी तो फिलहाल 2025 का इनकम टैक्स चेंज हो गया, जो कि हमारा जून 27 में एप्लीकेबल होगा, अभी नहीं है। दिसंबर 26 के लिए भी आपको जो पुराना हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वही पढ़ना है, बट फाइनेंस एक्ट हमारा जो है वो आपको अब जो है नए वाला फाइनेंस एक्ट कवर करना है, ठीक है। 2026-27 का जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया है, यही हमने 2025-26 का जो फाइनेंस एक्ट आया है वो हमने यहाँ पे कवर करते हुए चलना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है, राइट। तो असेसमेंट ईयर जो है हमारा वो हमारा 26-27 रहेगा, और प्रीवियस ईयर जो है हमारा वो 25-26 रहने वाला है। इसको ध्यान में रख के फाइनेंस एक्ट भी हमारा 25-26 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो जिन्होंने जून 26 के लिए तैयारी की थी, तो सेम वही जो है इस बार भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, हमारा इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको अभी जो है क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी मैंने आपके साथ 150 टॉपिक्स जो हैं लगभग शेयर कर दिए हैं। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताना। एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन पे काम करना अभी से शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो है एक फाउंडेशन बनती रहेगी। एंड ये जो टॉपिक्स हैं इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर हम करेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन पे आप काम करोगे तो सिलेबस जो है वो भी आपका कवर होगा, उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहेगा, जिससे आपको कंसेप्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट क्लैरिटी होगी। और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, आप चैनल पे जाके देखोगे टॉप 50 टॉपिक्स में मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग यूनिट के टॉपिक करवाए थे। जैसे सोगा एक्ट करवाया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाया था, एग्रीकल्चर इनकम करवाया था, है ना। हमने जो है ऑडिटिंग वाला सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, हमने RBI को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। हमने जो थ्योरीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो अलग अलग मेथड्स हैं इनको बहुत अच्छे से किया है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है कवर की हुई हैं। तो आप अच्छे से इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो आप जा सकते हो चैनल पे, देखो बढ़िया तरीके से, आपको हर चीज़ जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। और कम्प्लीटली आपको जो है अगर बेसिक्स टू एडवांस हर चीज़ पढ़नी है तो एटम बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने अभी फ़िलहाल स्टार्ट की हुई है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और JRF के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही आपको जो है 150 टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, और ये 150 टॉपिक आपको बहुत अमेजिंगली आपका JRF दिलवा पाएंगे, ठीक है। और कैसे पढ़ना है वो हम लोग कल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, कैसे क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है। हमारा टारगेट जो है वो JRF क्वालिफाई करना है।
क्योंकि हमने अपने इतनी अच्छी कोर कवरेज कर लेनी है सिलेबस की कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना छूटे और उस कॉन्सेप्ट से कैसे आगे चीज़ें बनती हैं वो हम सारी चीज़ें समझ सकें। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए इतना ही रहेगा। मिलूंगी आपसे कल 5 बजे, जिसमें रेगुलर क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए सारी क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।